दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अद्भुत हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बड़े अद्भुत हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आधार है। अगर हमें इनके बारे में नहीं आता, इनके बारे में हमें नहीं पता, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, रसायन में हमारा जीवन बेकार है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस बेहतरीन मुलाकात में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जान रहे होंगे। इस वन शॉट सेशन में धुआंधार अंदाज में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को सीख रहे होंगे। टाइम की कमी है ये मैं जानता हूं, इसीलिए टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होंगे और डेफिनेटली यार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस छोटे से सेशन से बन रहा होगा। हाँ बिल्कुल प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। छोटा जरूर है, ज्यादा प्रैक्टिस और होनी चाहिए थी, लेकिन अभी टाइम की जो डिमांड है, टाइम के दायरे में रहते हुए हमें काम करना है। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए हम एफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। ये बात मेरे दिमाग में है कि कल आपका एग्जाम है, तो आज स्टूडेंट्स का कैसा टेम्परामेंट इस चैप्टर को कवर करने का, उसी टेम्परामेंट से यार इस चैप्टर को हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। नोटबुक और पेन जल्दी से निकाल लें और हेडिंग डाल लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किन कंपाउंड्स को बोला जाता है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज molecular compounds which retain their identity in solid as well as in solution। आइडेंटिटी रिटेन करने का मतलब है ये अपने सभी आयंस का टेस्ट नहीं देगा, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं कर रहा होगा जब पानी में डिसोल्व किया जाएगा। इन अद्भुत, इन मायावी कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस जादू को हम जानेंगे जब पानी में इनको डाला जाएगा, तो यार ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे होंगे, डिसोसिएट नहीं हो रहे होंगे। जैसे K4FeCN6 को पानी में डाल दिया गया, तो आपको क्या लगता है सभी आयंस के अंदर टूट जाएगा क्या? आयरन 2+ Cn- आयंस भी सॉल्यूशन में मिल रहे होंगे? ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ए स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान से देख लो, जहां लगी है ये वाला जो पार्ट है, ये जो एंटिटी है ये एज इट इज रहेगी। हाँ, इसके अंदर वाला मामला जो है ये आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहां से देखिए 4K+ FeCN6 4-, इस प्रकार से ये पानी के अंदर आयोनाइज हो रहा होगा। क्लियर हुई बात? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी के अंदर इस प्रकार से आयोनाइज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो मामला है ये आयोनाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। पानी में डालने पर ये वाला पार्ट आयोनाइज नहीं हो रहा होगा। और यहां जो बॉन्डिंग है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस अटैच्ड होंगे, ये जो बॉन्डिंग है ये आयनिक बॉन्डिंग है। और आयनिक कंपाउंड तो पानी में बिंदास डिसोल्व हो ही जाते हैं, आप जानते होंगे। हाँ, कुछ आयनिक कंपाउंड जो सोल्यूबल है, उनकी सोल्युबिलिटी की एक्सप्लेनेशन आप जरूर जानते होंगे। आयनिक कंपाउंड पानी में किस प्रकार से बिंदास डिसोल्व होता है, लैटिस एनर्जी मिलती है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये सारी कहानी आप जानते होंगे। तो ऐसे केस में यार आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसोल्व हो रहा होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और लैटिस एनर्जी कम मिलती है। क्लियर हुई बात? चलिए, ये सारी चीजें, तमाम चीजें तो हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ये कॉमन बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो देखिए यार, यहां पर जो आयनिक इंटरेक्शन है, ये आयनिक इंटरेक्शन पानी में डालने पर डिसोसिएट हो रही होंगी। ठीक है, खत्म हो रही होंगी और इस प्रकार से हमें आयंस मिल रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास पहचान क्या है? इस प्रकार की स्क्वायर ब्रैकेट आपको मिलती है कंपाउंड में, तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बोल रहे होंगे। ठीक है, अंदर वाली जो बॉन्डिंग है ये अलग प्रकार की बॉन्डिंग है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। और बाहर वाली जो बॉन्डिंग है ये आयनिक बॉन्डिंग, जो बाहर आयंस प्रेजेंट है, ये जो इंटरेक्शन कर रहे होंगे आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन जो है ये आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगर आप देखना चाहें, इसके स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना चाहें, तो Fe2+ और Cn- कितने? 6 है। तो इस प्रकार से 6Cn- देखिए अटैच्ड होंगे, 6Cn- अटैच्ड होंगे। 1 2 3 4 5 एंड ये देखिए Cn-
6Cn माइनस, ठीक है ना, 6Cn माइनस इस प्रकार से यहां मिल रहा होगा। यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, क्लियर हुई बात। और 4K प्लस इस प्रकार से हमें आयनिक इंटरेक्शन बनाते हुए मिल रहे होंगे। यहां देखिए 4 माइनस चार्ज है, क्लियर है बात। और यहां देखिए 4K प्लस ये आयनिक इंटरेक्शन बना रहे होंगे, ठीक है। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और यहां जो इंटरेक्शन है ये देखिए आयनिक इंटरेक्शन है। आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियरली समझ आई होगी। अब देखिए इन कॉम्प्लेक्सेस को एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जहां पर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, क्लियर है ना बात। या देखिए कॉम्प्लेक्स आयन, ये देखिए एनायन है, पानी में डालेंगे तो ये इस प्रकार से 3K प्लस, और ये वाली जो एंटिटी है ये एज इट इज मिल रही होगी। अगर यहाँ 3 प्लस चार्ज है 3K प्लस पर, तो यहाँ देखिए 3 माइनस चार्ज होगा। हाँ, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। आगे देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, शानदार कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिल रही है। और कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है इस केस में, इसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। तो देखिए इस फॉर्म में ये और ये अलग हो जाएंगे, आयोनाइज हो रहा होगा इस फॉर्म में, आपके सामने है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना मिल रहा हो, 0 चार्ज मिल रहा हो, Ni2CO4। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद लिगेंड्स की। द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम और आयन, ऐसे स्पीसीज जो कि यार मेटल एटम और आयन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे उनको लिगेंड्स बोलते हैं। जो लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि मेटल आयन के साथ जो यार स्पीसीज अटैच्ड होंगे, ये 6Cn माइनस जो अटैच्ड हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं, दीज आर लिगेंड्स। ये देखिए लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस कंप्लीट पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये देखिए जितना भी तामझाम है, सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। और ये काउंटर आयंस है, कॉम्प्लेक्स आयन के अलावा जो आयंस हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं काउंटर आयन। जो बार है दीज आर काउंटर आयंस, आयंस अदर देन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं इनको, काउंटर आयंस बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड कितने टाइप के, ऐसे लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, जिनकी डेंटिसिटी 1 है, उनको मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट बोलते हैं। जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं उनको बाइडेंटेट बोलते हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड उनको बोलते हैं जो कि यार एक डोनर साइट यूटिलाइज कर रहे होंगे। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट उनको बोलते हैं जो 2 डोनर साइट यूटिलाइज कर रहे होंगे। मोनोडेंटेट के एग्जांपल ये हैं H2O, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl माइनस, NH2 माइनस, ये मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट की बात करें, देखिए इस प्रकार से डोनर साइट 2 है, ये ऑक्सलेटो, इथाइलिन डायमाइन, यहां देखिए इस NH2 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस NH2 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, 2 डोनर साइट, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। आई होप ये वाली कहानी आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा एक पूरी टेबल आपके सामने यार, ये शानदार लिगेंड अगर आपने देख लिए तो नेमिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इन लिगेंड के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर IUPAC नेमिंग में अपना हाथ साफ रखना चाहते हो तो आपको यार लिगेंड के नाम याद होने चाहिए, तभी बिंदास आप IUPAC नेमिंग कर पाओगे। बिना किसी डर के IUPAC नेम को आप लिख पाओगे अगर आपको लिगेंड के नाम याद होंगे। F- को फ्लोरो या फ्लोरिडो बोलते हैं, फ्लोरो या फ्लोरिडो, ठीक है। Cl- को क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं। Br- ब्रोमो ब्रोमिडो, ठीक है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल में लाया जा सकता। I- आयोडो या फिर आयोडीडो, क्लियर है बात। OH- हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सिडो, नो डाउट। चले आगे।
नाइस। CN माइनस देखिए, साइनो और साइनिडो O2 माइनस, ऑक्सो बोलते हैं इसको, या ऑक्सीडो भी आप इसको बोल सकते हो, ऑक्साइड से ऑक्सीडो। O2 2 माइनस परऑक्सो या फिर परऑक्साइडो, ठीक है। O2 माइनस सुपरऑक्सो, सुपर ऑक्साइडो, हाँ यही तो होगा। आगे देखिए, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, ये देखिए कार्बोनेटो। PH3 न्यूट्रल लिगेंड है। फोस्फीन, कोई चार्ज नहीं इस पर, फोस्फीन। सल्फेट SO4 2 माइनस, इसको सल्फेटो बोलते हैं, याद कर लो भाई, टाइम कम है, जल्दी से याद कर लो मेरे साथ। NO2 माइनस, ये नाइट्राइट है। नाइट्रीटो N बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि डोनर साइट या नाइट्रोजन है। नाइट्रीटो N बोल सकते हो, नाइट्रो तो बोल ही सकते हो। नाइट्रीटो N इस प्रकार से मेंशन करना होगा। यहां डोनर साइट O है, इसको नाइट्रीटो O बोलते हैं। क्लियर हुई बात? यहां देखिए SCN माइनस, डोनर साइट ये S सल्फर है, इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे इसको? थायोसाइनेटो। यहां डोनर साइट N है, इसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। याद कर लिया आपने? ये देखिए एसीटेट है, इसको एसीटेटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसीटेटो बोलेंगे। ये पायरिडीन है, ये S2 माइनस सल्फाइड, सल्फाइडो बोलेंगे इसको। ये थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो बोलेंगे। ये नाइट्रेट है तो इसको नाइट्रेटो बोलेंगे। ये SO3 2 माइनस सल्फाइट है, सल्फाइटो बोलेंगे इसको। क्लियर हुई बात? CN माइनस साइनो साइनिडो कुछ भी बोला जा सकता है, और NC माइनस को आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनिडो, जो भी बोलना चाहें, आपकी मर्जी है, आपका ही चलेगा यहां पर तो कंट्रोल है ना। जो भी लिखना चाहे, दोनों में से मैंने चॉइस आपको दे दी है। यहां तो भैया आपकी चलेगी, आप इसको आपका मन करे आइसोसाइनिडो बोल दो या फिर आइसोसाइनो बोल दो। ये देखिए ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल अटैच्ड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन है। CS थायोकार्बोनिल बोलेंगे इसको, CS न्यूट्रल लिगेंड है, थायोकार्बोनिल बोलेंगे। NH2 माइनस अमाइडो, NH2 माइनस इमिडो, NH2CS NH2 थायो यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या होता है? C डबल बॉन्ड NH2 NH2, यहां O को ऐसे रिप्लेस किया गया तो थायो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो थायो यूरिया हो जाएगा। C2O4 2 माइनस, यह ऑक्सलेटो, यह ऑक्सलेटो। क्या है? ऑक्सलेटो। H2O के लिए मम नीर इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए हम एक्वा इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें, स्पेशल नेम है एक्वा, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। NH3 के लिए अमाइन, अमोनिया के लिए अमाइन हम इस्तेमाल में लाएंगे, और यहां इसकी स्पेलिंग में देखिए 2M मिल रहे हैं। स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, एक ही M लिखते हैं IUPAC नेमिंग के दौरान, नहीं 2M है एक साथ। देखिए CO कार्बोनिल, ये थायो कार्बोनिल था, CS तो CO क्या होगा? कार्बोनिल होगा। NO नाइट्रोसाइल, NO क्या होगा? नाइट्रोसाइल होगा। क्लियर हुई बात? आगे देखिए इथाइलिन डायमाइन, दो तरफ NH2 NH2 मिल रहा है, देखिए इथाइलिन डायमाइन इसको बोलेंगे, और इसे बोलेंगे डाई इथाइलिन ट्रायमाइन। 3 नाइट्रोजन मिलते हैं, ये NH2 की फॉर्म में, NH2 की फॉर्म में। डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन दूसरा इथाइलिन, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्रायमाइन, इसे हम डाइन बोलेंगे। ये 1 2 3 डोनर साइट वाला लिगेंड है, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये? ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर हुई बात? यहां देखिए EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस हमारे पास है, यहां EDTA3 माइनस, यहां EDTA4 माइनस है। EDTA3 माइनस उतना इंपोर्टेंट नहीं है हमारी NCERT बुक में, तो यार ये दिया गया, ये इंपोर्टेंट है। EDTA4 माइनस है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, 4 एसीटेट है, ये इथाइलिन है, ये डायमाइन है, टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन लिख ले आप, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, EDTA4 माइनस है। और ये देखिए EDTA3 माइनस है, यहाँ एसीटेट 4 नहीं 3 है, तो इथाइलिन डायमाइन, हाँ इथाइलिन अमाइन 2 है, डायमाइन, और यहां देखिए टेट्रा एसीटेटो नहीं है, ट्राई एसीटेटो है।
ट्राई एसिटेटो है 3-। क्लियर हुई बात, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद आगे चलते और बात कर रहे होंगे यार ग्लाइसिनेटो और डीएमजी की, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो की। देखिए ग्लाइसिन के बारे में आपने सुना होगा, यहां पर हाइड्रोजन हो तो ये अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। इसके H+ को रिमूव कर दिया जाए तो देखिए एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है और दूसरी डोनर साइट ये है। या डोनर साइट हमें कितने मिलती हैं, 2 मिलती हैं। क्लियर है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही सिमिलर मैनर में हमने देखा यहां पर देखिए डोनर साइट 6 है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है और यहां देखिए डोनर साइट कितनी है, 5 है, क्योंकि एक एसिटेट इसके मुकाबले यहां कम है। यहां हाइड्रोजन, यहां देखिए इसमें एसिटेट था, तो हम क्या बोल सकते हैं, डोनर साइट 5 है तो पेंटाडेंटेट लिगेंड से बोलेंगे। O-, O-, O- और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ये डोनर साइट की तरह काम कर रहे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहां देखिए O- और नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ठीक है, ये डोनर साइट है बिल्कुल, ये बाइडेंटेट है। और यहां देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा, ये डोनर साइट है। काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे O पर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, O पर भी तो -4 जो लोन पेयर है, इनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे। अरे भैया जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, जब मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच्ड होगा तो जो रिंग है या तो 5 मेंबर्ड बननी चाहिए या 6 मेंबर्ड बननी चाहिए, है ना, तभी तो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल पाएगा। और यहां से भी अगर यार आप बॉन्ड बना दे, यहां से बना दे, तो ऐसे केस में छोटी रिंग बननी स्टार्ट हो जाएंगी और अनस्टेबल रिंग बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरा तो यही मानना है, आप इस प्रकार से बॉन्डिंग करें, छोटी रिंग ना बनाए। क्लियर है, नाइट्रोजन वाली डोनर साइट को आप इस्तेमाल में लेकर आए। और यहां देखिए ये O- और ये OH जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, हाँ ये यूटिलाइज होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एक और पॉइंट यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। किस प्रकार से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तमाम बातें हम लोग यार आगे देख रहे होंगे। फिलहाल ज्यादा जोर ना लगाएं, फिलहाल आप इसका नाम लिख लें, इसकी एब्रीविएशन है DMG, इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ये बोलते हैं। आगे देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसकी ज्यादा डोनर साइट होती है उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू सेवरल डोनर साइट, ज्यादा डोनर साइट होती है उसको पॉलीडेंटेट बोलते हैं। जैसे EDTA4- पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है। एक यार ये बेहतरीन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एम्बीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की डोनर साइट होती है लेकिन एट ए टाइम कोई पर्टिकुलर डोनर साइट ही यूटिलाइज हो रही होगी। लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम से जो लिगेंड लिगेट हो सकता है, अटैच हो सकता है, इसका एग्जांपल है नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O, HCN- NCS-, ये इसके एग्जांपल है। यहां देखिए नाइट्रोजन डोनर साइट है, ये NO2- है, ये भी NO2-, ठीक है ये भी NO2-, लेकिन यार डोनर साइट नाइट्रोजन है, यार डोनर साइट ऑक्सीजन है। यानी NO2- में 2 टाइप की डोनर साइट होती है, एक नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो जाए, दूसरा O की तरफ से अटैच हो जाए। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। अब ये चिलेट वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, चिलेशन आपने काफी बार सुना होगा। जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इनकी प्रॉपर्टी होती है जब ये सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं तो एक मायावी रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक शानदार रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम चिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसे लिगेंड को जो रिंग स्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल है उनको चिलेट लिगेंड बोल देंगे। तो लिखिए चिलेट लिगेंड आर दोज बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड which form ring structure with central metal ion. When they are attached with central metal atom or ion, they form ring structure. Such type of ligands are called chelate ligands. इन ligands को क्या बोल देंगे, chelate ligands बोल देंगे, ठीक है। और चिलेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, चिलेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बता दो, तो क्या है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, यानी लिगेंड, एक ही टाइप के लिगेंड, सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड होमोलेप्टिक। जैसे ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है,
यहां सारे के सारे लिगेंड अमोनिया एक ही टाइप के हैं, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। देखना यहां लिगेंड दो टाइप के हैं, अमोनिया अमाइन जिसका नाम अमाइन है AMMINE और क्लोरिडोसीएल माइनस, दो टाइप के लिगेंड है यहां पर। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। तो क्लियर है ना बात, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये तमाम चीजें आपने जान ली हैं, तो अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसको ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट है या फिर जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा उसको मैंने छोड़ दिया है। जो मुझे लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आएगा, इतना आपको आना चाहिए, और एक दिन पहले स्टूडेंट को किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये तमाम बातें दिमाग में रखते हुए ये शानदार सेशन में डिलीवर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको यार खूब सारा मजा भी आ रहा होगा साथ साथ में, और आप इस सेशन को ध्यान से अटेंड कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेमिंग तक पहुंच गए हैं। अगला पड़ाव है आईयूपीएसी नेमिंग का। आईयूपीएसी नेमिंग को हमने 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर दिया है। आईयूपीएसी नेमिंग को कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर दिया है? 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर दिया है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। ज्यादा लिगेंड होंगे तो प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा यूज किए जा सकते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि यार एक टाइप के लिगेंड कितने हैं। वैसे मोनो यूज करने की तो हमें एज सच कोई जरूरत है नहीं, लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, ताकि ये बता पाएं कि एक ही टाइप के 2 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, 4 लिगेंड है। और लिगेंड का जो नेम होगा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, ठीक है। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वाली बात आप याद रखें। और उससे पहले नेमिंग स्टार्ट करने से पहले, चलिए पॉइंट तो हमने जान लिया, लेकिन मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जैसे NaCl का नाम लिखते आए हम लोग, पहले कैटायन का नाम ही लिखते आए हैं, ठीक है। NaCl का नाम लिखा है तो क्या लिखा हमने? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब कैटायन पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट, हमेशा कैटायन पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट। पहले हम कैटायन पार्ट को ही लिख रहे होंगे, ये कैटायन पार्ट है, इसका नाम ही पहले लिख रहे होंगे। और कैटायन पार्ट में हम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। इन कैटायन पार्ट लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड अगर मौजूद है तो उस केस में आप प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा ये इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कैटायन का नाम पहले लिखेंगे। और कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड को पहले लिखना है ना। कैटायनिक पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स आयन का जब भी नाम लिखते हैं उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। पहली बात तो ये कैटायन का नाम पहले लिखना, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हो तो इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, और लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे होंगे, ठीक है। ये अमाइन है और ये एक्वा है। अमाइन और एक्वा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? मुझे लगता है ए और ए तो दोनों में सेम है, एम और क्यू में एम पहले आता है, तो अमाइन का नाम पहले लिखना चाहिए। और यहां देखिए 3 अमोनिया है तो ट्राई अमाइन, 3 अमोनिया है तो ट्राई अमाइन, ठीक है। और 3 पानी है तो ट्राई एक्वा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब डिसाइड कर रहे होंगे तो प्रीफिक्स को हमें कंसिडरेशन में नहीं लेकर आना, और वैसे भी यहां प्रीफिक्स तो सेम है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर जब लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, कैटायन पार्ट का नाम हमने पहले लिख लिया, फिर हम यार मेटल का नाम लिख रहे होंगे। सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस, ठीक है। ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख रहे होंगे, तो टेंशन मत लो। सेंट्रल मेटल लिगेंड के बाद लिखना है, ये क्रोमियम है, तो एज इट इज आप लिख देंगे क्रोमियम, और इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे। रोमन न्यूमरल को इस्तेमाल में लाते हुए हम क्रोमियम की खोपड़िया में कितना चार्ज है ये लिख रहे होंगे। 3+ चार्ज है, 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ आयोनाइजेबल एनायन, इसके बाद एनायन का नाम लिखना है। डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, क्लोराइडो नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? सिंपली क्लोराइड लिखना है। क्या Cl- लिगेंड की फॉर्म में आप इसको क्लोरिडो बोलेंगे? नहीं, ये लिगेंड की फॉर्म में नहीं, तो आप डायरेक्टली क्लोराइड बोल दो, हाँ इतना काफी है। और ये यहां पर आपको डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, अपने आप पता लग जाएगा इस चार्ज से इसकी खोपड़िया में
जो भी चार्ज मिल रहा है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का है मिल रहा है, इसे अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर यार कितने क्लोराइड होंगे, तो डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो, डाई ट्राई टेट्रा, अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, जो स्पीसीज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो लिगेंड है, उनके लिए यूज करना आपको। अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कैटायन के बाद हमें एनायन को यहां पर लिखना होगा, एनायन का नाम हमें लिखना होगा, आईयूपीएसी नेम में इंडिकेट करना होगा। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं हुआ होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई है, मजा आ गया है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम ध्यान से लिखने से पहले काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आपने जल्दी जल्दी बता दिया, ये चार्ज वाली बात तो समझ नहीं आई, क्रोमियम की खोपड़िया में कितना चार्ज है। अरे बच्चा, मैंने आपको रिडॉक्स में सिखाया है, Cr अमोनिया 3 H2O3, ठीक है, और Cl2, जिसका चार्ज नहीं पता उसको x मान लो, है ना, अनजान बन जाओ, उसको x मान लो। अमोनिया का चार्ज 0, पानी का चार्ज 0, Cl का चार्ज -1, Cl का चार्ज कितना -1, और नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज 0। x प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 -1 इंटू 2, और नेट चार्ज 0 है। आप इसको 0 से इक्वेट कर डालो, आप इसको 0 से इक्वेट कर डालो, जिसका चार्ज नहीं पता अपने आप मिल जाएगा। +2 +2 +2 कितना चार्ज मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब गलत है, या तो फिर ये 3 तभी हो सकता है जब यहां पर हम करेक्शन करें, यहां Cl3 आएंगे, ठीक है, यहां करेक्शन होंगी, Cl कितने आएंगे, Cl3 आएंगे, यहां पर Cl3 आएंगे, ठीक है, तभी जाकर x की वैल्यू +3 मिल पाएगी। हाँ, Cl3 होंगे, इसको आप करेक्ट कर ले, नहीं तो हम इस प्रकार से ये आईयूपीएसी नेम नहीं लिख पाएंगे, यहाँ 3 हम रोमन न्यूमरल इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। तभी इंडिकेट कर पाएंगे जब यहां पर Cl3 होंगे, तभी जाकर क्रोमियम की खोपड़िया में चार्ज +3 मिल पाएगा। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। और Cl3 होने से यहां तो देखिए क्लोराइड ही रहेगा, कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमें डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल में लेकर नहीं आना है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे होंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को जब भी आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है, इसके आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो अगेन कैटायन के नाम को पहले लिखना होगा। या कैटायन सिंपल आयन है तो पोटासियम आ जाएगा, ट्राई पोटासियम नहीं आएगा। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो आयन होंगे उनको डाई ट्राई टेट्रा से इंडिकेट नहीं करना, डायरेक्टली आप नेम लिख दो पोटासियम, ठीक है। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना होगा। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना होता है तो लिगेंड के नाम को पहले लिखना होता है। 6Cn- से हेक्सासाइनिडो या फिर हेक्सासाइनो, क्लियर हुई बात। वैसे तो आयरन लिखना चाहिए था, जैसे पहले हमने यहां क्रोमियम लिखा, ऐसे आयरन लिखना चाहिए था, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन नहीं एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन होता है तो मेटल एटम का नाम एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसे क्रोमियम था तो क्रोमियम लिख दिया। लेकिन अगर क्रोमियम ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता, ठीक है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता, तो ऐसे केस में क्रोमेट लिखते इसका नाम। हाँ, इसका नाम एंड होता 8 से, या स्पेशल टाइप का हमें सफिक्स यूज करना होगा 8, ठीक है। मेटल एटम के नेम के बाद हमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स में स्पेशल टाइप का सफिक्स यूज करना होगा 8। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट, जिंक है तो जिंकेट, जिंक है तो जिंकेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है। आयरन है तो फेरेट, आयरन है तो फेरेट, गोल्ड है तो ओरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। क्लियर हुई है बात? तो इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा फेरेट, ठीक है, फेरेट। और जो भी इसकी खोपड़िया में चार्ज है ब्रैकेट लगाएंगे, रोमन न्यूमरल में इंडिकेट कर रहे होंगे, इस प्रकार से मेंशन कर दें, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में हम यार ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे K3FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटासियम पर चार्ज हम जानते हैं +1 होता है, जिसका नहीं पता उसको x मान लो। Cn पर चार्ज होगा -1,
नेट चार्ज 0 है, चार्ज का एल्जेब्रिक सम, ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम यहां पर आप लेंगे तो आपको अननोन चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नेट चार्ज 0 से आप इक्वेट कर रहे होंगे तो x की वैल्यू आपको +3 मिल जाएगी। यहां देखना रोमन न्यूमरल आपने 3 इस प्रकार से यूज किया है और ब्रैकेट में हमें इसको लिखना है। यहां देखिए नेट चार्ज 0 है। अब प्लेटिनम पर कितना चार्ज हम नहीं जानते, इसको x मान लें। यहां देखिए अमोनिया पर चार्ज 0, क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, NO2 पर चार्ज -1 होता है। या आप उस लिगेंड की सप्लीमेंट्री टेबल में देख चुके हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ लिगेंड में आप देख चुके हैं। आई होप इनसे आपने जान पहचान बना ली होगी। तो चार्ज का आइडिया आपको यहां से हो जाएगा, लिगेंड को याद करने से आपको चार्ज का आइडिया हो जाएगा। इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। हाँ, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है ना उसका नाम लिखना है, तो लिगेंड का नाम ही पहले लिखना है। तो यहां देखिए अमाइन है, क्लोरिडो है या क्लोरो है, नाइट्रीटो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अमाइन का ए ही पहले आएगा और 2 अमाइन है तो डायमाइन, उसके बाद क्लोरो या क्लोरिडो, हाँ उसके बाद सी आएगा। फिर याद देखिए नाइट्रोजन की तरफ से अटैच्ड है तो नाइट्रीटो एन आएगा। और यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन नहीं है तो डायरेक्टली आप प्लेटिनम लिखें। अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो मेटल के नेम के बाद 8 लिखना है। या कॉम्प्लेक्स आयन एनायन नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं भैया यहां पर, ना ही कैटायन ना ही एनायन, न्यूट्रल है ये तो डायरेक्टली आप मेटल का नाम लिखें प्लेटिनम। और एल्जेब्रिक सम लीजिए चार्ज का, x + 0 × 2 -1 × 1 -1 × 1 = 0, x = +2। प्लेटिनम के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और रोमन न्यूमरल का इस्तेमाल करेंगे और 2 लिख रहे होंगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। आगे हम बात कर रहे होंगे यार आइसोमेरिज्म की। नेमिंग में तीनों प्रकार के IUPAC नेम लिखने सिखा दिए मैंने। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्स के हमने IUPAC नेम लिखने सीख लिए हैं। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए NCERT बुक में आप देखें, जल्दी से आप गो थ्रू कर लेंगे और कॉन्फिडेंस पालेंगे। आइसोमर्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। आई होप ये वाले डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म 2 प्रकार से देखेंगे, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। फिलहाल स्टीरियो की बात करेंगे, स्टीरियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। हाँ, सेंट्रल मेटल के अराउंड अगर लिगेंड की अरेंजमेंट अलग मिल रही होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ऐसे केस में जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोल रहे होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये वाला जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल के बाद हम ऑप्टिकल की बात कर रहे होंगे। ज्योमेट्रिकल डील करता है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होगा उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल रहे होंगे। ठीक, और ये मिल रहा होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये आइसोमेरिज्म नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से इक्वी डिस्टेंट होता है और वहां पर यार एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होती है दूसरे लिगेंड की, और दूसरे लिगेंड के रिस्पेक्ट में उस लिगेंड की सिमेट्री होती है। तो हम वहां पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये लिगेंड इससे पास है, ये दूर है। तो इतनी खतरनाक सिमेट्री के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। सिस ट्रांस इस प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे कुछ एग्जांपल बता दूं, MX2L2 मतलब 2 लिगेंड सेम हो और 2 लिगेंड आपस में सेम हो और इससे अलग हो। यहां देखिए लिगेंड सेम साइड, इसको सिस बोलेंगे। लिगेंड सेम साइड है, इसको सिस बोलेंगे। यहां देखिए लिगेंड अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, सेम लिगेंड अपोजिट साइड, इसको ट्रांस बोलेंगे इस प्रकार से। तो सिस ट्रांस, सेम लिगेंड आर इन अपोजिट साइड, तो इसको ट्रांस बोल देंगे। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखिए
सारे ही अलग हो जाएं, सारे ही अलग हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये वाला केस देख लिया तो आपको यार मजा आ जाएगा, सारे ही अलग हो जाएं। तो एक को मैं फिक्स कर लूंगा, है ना, एक को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बची, मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती है ये वाली। एक को मैंने कर दिया फिक्स, अब इस ए के अपोजिट आ सकता है बी। एक ऐसा केस होगा जिसमें ए के अपोजिट बी मिल रहा होगा, एक ऐसा केस होगा जिसमें ए के अपोजिट हमें एक्स मिल रहा होगा, एक ऐसा केस होगा जिसमें ए के अपोजिट हमें एल मिल रहा होगा, एक ऐसा केस होगा जिसमें ए के अपोजिट हमें एल मिल रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये वाली कहानी क्लियर है तो आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर इसके 3 आइसोमर देख लिए। ठीक है, आपने इसके कितने आइसोमर देख लिए, इस प्रकार से 3 आइसोमर देख लिए। क्लियर हुई बात? यहां भी ऐसे ही बोला गया है, इसके 3 आइसोमर होंगे। ए के अपोजिट बी हो सकता है, ए के अपोजिट एक्स हो सकता है, ए के अपोजिट एल हो सकता है। ये इसके 3 आइसोमर होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी सिमिलर मैनर में बात की जा सकती है, सेम साइड हो, अपोजिट साइड हो। जैसे ये वाला केस उठाकर देख लें, MX2L4, है ना, ये वाला केस देख लें, MX2L4, MX2L4, मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 लिगेंड है। तो ऑक्टाहेड्रल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 लिगेंड है, ये स्क्वायर प्लेनर। इस प्रकार से जल्दी से आप आइडिया लगा देंगे। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां पर ये दो सॉरी, यहां देखिए ये जो 2x हैं ये सेम साइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये सेम साइड प्रेजेंट हो, सेम साइड प्रेजेंट हो, तो ये हमने 6 लिगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। 4 लिगेंड इस प्रकार से प्रेजेंट हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 2x हैं ये सेम साइड ना हो, अपोजिट साइड हो एक दूसरे से। हाँ, सिमेट्री है, कहीं पर भी अपोजिट साइड आप इनको बना दें। हाँ, कहीं पर भी आप इनको अपोजिट साइड बना दें, मुझे लगता है ट्रांस आइसोमर आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आई होप इस प्रकार से आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया होगा। और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी आप ड्रॉ कर लेंगे। एक ये वाला केस और बनाकर दिखा दूं मैं आपको, ये फैक और मर, MA3B3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फैक और मर, फेशियल और मेरिडियोनल, यहां 2 पॉसिबिलिटी बनती है। फेशियल और मेरिडियोनल 2 पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। फैक और मर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फैक और मर। किस प्रकार से 2 पॉसिबिलिटी बनती है आपको बता दूं। MA3B3 की किस प्रकार से 2 पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब यहां 3 लिगेंड आपस में सेम टाइप के होंगे और 3 लिगेंड आपस में सेम टाइप के होंगे, लेकिन इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मैच करवाने पर ये डिफरेंट मिल रहे होंगे। MA3B3 का शानदार केस है। यहां देखिए 3 लिगेंड ऐसे प्रेजेंट हो, 3 लिगेंड ऐसे प्रेजेंट हो, बना लिया आपने। ये फैक है, ये फैक है, ये देखिए फेस बन रहा है यहां पर, ये फैक है। फेशियल के अलावा मेरिडियोनल क्या है, देखिए यहां देखिए, यहां ए और ए सेम साइड ना अपोजिट साइड हो, तो ऐसे केस में ए अगर अपोजिट साइड हो तो ये मर होगा, ये मर होगा। याद रखें 2 ही पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो लाइवो, आपने जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुने होंगे। डेक्स्ट्रो लाइवो, जिनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ना हो, ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, तो उनको हम D&L आइसोमर बोलेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर हम बोल रहे होंगे, उनके अंदर ना ही POS होगी ना ही COS होगी। It rises when mirror image cannot be superimposed on each other, एक दूसरे के ऊपर इनकी मिरर इमेज जो है ये सुपर इम्पोज ना हो रही हो, तो इनको ऑप्टिकल बोलेंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर को पहचानने का तरीका ये नहीं कि आप इमेज बनाकर देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर को पहचानने का तरीका होता है आप POS COS चेक करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करें, नो POS नो COS, देन compound will be optically active, then optically active।
ठीक है, देन ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला केस आप याद रखें। ये एब्रिविएशन है इथाइलिन डायमाइन के लिए। 3 इथाइलिन डायमाइन अगर अटैच्ड होंगे CO3+ के साथ, तो ऐसे केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा और ना ही POS मिल रही होगी ना ही COS मिल रही होगी, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। तो ये एग्जांपल आप इसका याद रखें, ठीक है। कट करेंगे, है ना, कंपाउंड को कट करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में टूट रहा हो तो POS है, नहीं टूट रहा हो तो POS नहीं है। POS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, POS है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है बात। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हो, कई बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी एग्जाम में आ जाता है। वैसे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल में तो POS COS का चक्कर है, और ज्योमेट्रिकल में इस प्रकार से लिगेंड्स को अरेंज करते हुए आप देख लेंगे कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और ये वाली पॉसिबिलिटी ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने आपसे डिस्कस की है इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। एनसीईआरटी बुक में जितना दिया है उतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सिलेबस के दामन से बाहर जाऊंगा तो अभी चीजें समेटने पर कंट्रोल में नहीं आएंगी, तो इसलिए ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में अराइज होगा और डिफरेंट डोनर साइट मिल रही होंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ऐसे केस में इस आइसोमेरिज्म को क्या बोल देंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल देंगे। यहां देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां लिगेंड एम्बिडेंटेड है, नाइट्रोजन डोनर साइट यूटिलाइज हो रही है, यहां NO2 की डोनर साइट ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो इस आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल रहे होंगे। इस आइसोमेरिज्म को क्या बोल रहे होंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स between cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex. This type of isomerism arises when both ions, cation and anion, are complex ions. जी हाँ, जब cation और anion दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स आयन हो, दोनों ही ड्रावने आयन्स हो, इस प्रकार से दोनों की कोरस्पोंडिंग हमें स्क्वायर ब्रैकेट मिल रही हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो, तब ये लिगेंड जब एक्सचेंज हो रहे होंगे, अमोनिया इस तरफ चले जाए, CN इस तरफ आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, ऐसे केस में हम बोल देंगे भाई ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड टाइप के आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होंगे, थर्ड टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होंगे, और यहां पर हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बात करेंगे कि आयोनाइजेबल एनायन एक्सचेंज हो एनायनिक लिगेंड से, जो आयन बार प्रेजेंट है, इंटरचेंज ऑफ आयोनाइजेबल एनायन with anionic ligand takes place, then this type of isomerism is called ionization isomerism। मतलब Br जो बाहर है अंदर आ जाए और SO4 जो अंदर है बाहर चला जाए, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे केस में हम इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल देंगे। सोलवेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, when compounds differ in number of H2 as Woodruff crystallization, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स है एज वोट्रोफ क्रिस्टलाइजेशन डिफर कर रहे हो। याद है कि 6 अंदर है, अब Cl के साथ अगर इंटरचेंज करते हैं, Cl अंदर आ जाए, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला जाए, फिर दोनों Cl अंदर आ जाए, पानी के मॉलिक्यूल बाहर चले जाए, ऐसे केस में वोट्रोफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये डिफरेंट मिल रहे होंगे, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल देंगे। जब भी लिगेंड का इंटरचेंज इस प्रकार से हो कि नंबर ऑफ वोट्रोफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट मिल रहे हो, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे कि यार आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। एक टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के दौरान भी तो हमने ऐसे किया था, अंदर बाहर इंटरचेंज ही तो किया था तो यहां भी ऐसे करना है। अब हम लोग यार बॉन्डिंग की बात कर रहे होंगे, आइसोमेरिज्म की दुनिया में इतना ही आगे चलते हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे होंगे। और बॉन्डिंग की जब भी बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में, वर्नर भैया को हम नमन करेंगे, वर्नर भैया को हम जरूर याद कर रहे होंगे। वर्नर भैया के टाइम पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मार्केट में पाए जाते थे, मतलब कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में लोग जानते थे, ये जानते थे हाँ ये मायावी कंपाउंड है, लेकिन किस प्रकार से प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप किससे अटैच्ड है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानते थे। लोग केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर कमेंट करने में सक्षम थे, कामयाब थे, और ये जानते थे कि इनकी प्रॉपर्टी नॉर्मल कंपाउंड से अलग है। कोबाल्ट, क्रोमियम और प्लेटिनम के कुछ गिने चुने कंपाउंड लोग जानते थे। तो कुछ कंपाउंड्स की बात हम भी कर रहे होंगे।
COCl3.6 अमोनिया, इसकी बात कर रहे होंगे। COCl3.5 अमोनिया, इसकी बात कर रहे होंगे। COCl3.4 अमोनिया, COCl3.4 अमोनिया, इसकी बात कर लेंगे। COCl3.3 अमोनिया, इसकी बात कर लेंगे। इतना काफी है, इनकी सच्चाई जानने के लिए इतना काफी है, इनके बारे में जानने के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज हम जानते हैं, आज हम ये वाली कहानी जानते हैं, लेकिन पहले लोग नहीं जानते थे। आज क्या जानते हैं इनके बारे में? आज हम इनके बारे में ये जानते हैं कि सारे के सारे क्लोरीन बार होंगे और कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया अंदर प्रेजेंट होंगे एज लिगेंड। पहले लोग नहीं जानते थे। ठीक है, इसकी शक्ल ऐसी होगी, शायद अब आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान हो। पहले लोग ये नहीं जानते थे किस प्रकार से मौजूद होगा। 5 अमोनिया अंदर होंगी, 5 अमोनिया अंदर होंगी, एक Cl अंदर होगा और 2 Cl बाहर होंगे। ठीक है, पहले लोग ये नहीं जानते थे स्क्वायर ब्रैकेट है और 4 अमोनिया अंदर होंगी, 4 अमोनिया अंदर होंगी और 2 Cl अंदर होंगे, 2 Cl अंदर होंगे और एक Cl बाहर होगा, एक Cl बाहर होगा। पहले लोग ये नहीं जानते थे इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा होगा। सारी अमोनिया अंदर होंगी, सारी अमोनिया अंदर होंगी, सारे Cl अंदर होंगे, कुछ भी बाहर नहीं होगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिलहाल आप केवल ये चीज देखो, महसूस करो, फील करो। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ डोनर साइट्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ डोनर साइट्स को बोलते हैं, नंबर ऑफ डोनर साइट्स को बोलते हैं, जो कि लिंक्ड है, विच आर लिंक्ड विद सेंट्रल एटम, विच आर लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहां देखिए 3 यहां से, 3 यहां से, 6 दोनों साइड, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी देखिए 6 है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसी चीज है जो कि फिक्स रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसी चीज है जो कि क्या रहती है? फिक्स रहती है। लेकिन बाहर जो आयंस हैं ये देखना वेरिएबल रहते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग मिलते हैं। कोबाल्ट 3+ के कॉम्प्लेक्स में अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो डोनर साइट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये फिक्स रहता है, लेकिन बाहर जो आयंस है ये फिक्स नहीं है। ये वाली बात महसूस करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। अंदर जो आयंस प्रेजेंट है नॉन आयोनाइजेबल है और बाहर जो आयंस प्रेजेंट है ये आयोनाइजेबल आयंस है। ये आज हम जानते हैं, पहले लोग नहीं जानते थे। वर्नर भैया ने तब भी इनके ऊपर कमेंट कर दिया, इसलिए नमन है। वर्नर भैया अगर हमें देख रहे हो, जय हो, नमन है उनको। तो देखिए यार, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जाम में आए तो आप उसका हुलिया ये बना लेंगे, इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप हो पाएगी। आज डेवलप ज्यादा हो पाई, उस टाइम ये चीजें ना जानते हो वर्नर भैया ने बहुत सारी बातें कर दी, मतलब बहुत बड़ी बात थी। चलिए आज हम ये सब कुछ जानते हैं, तुम ये भी जानते होंगे अगर AgNO3 डाल दिया जाए, AgNO3 एक्सेस डाल दिया जाए तो कितने Cl- के साथ Ag+ कंबाइन हो पाएंगे? 3 Cl- ही बाहर है, तो 3 Ag+ कंबाइन हो पाएंगे और 3 AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना पाएंगे। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कितने मोल AgNO3 के कंज्यूम हुए, कितने मोल AgCl के बने, या 2 Cl- बार है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 से ट्रीट करने पर, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 से ट्रीट करने पर इस प्रकार से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। यहां देखिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 से ट्रीट करने पर, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 से ट्रीट करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। AgCl एक मिलेगा इस एक कॉम्प्लेक्स आयन से, और यहां तो एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 से ट्रीट करने पर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नो व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज Cl- आयंस आर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर
all the Cl minus ions are present inside the coordination sphere. These Cl minus ions are non-ionizable. तो ये यहां पर रिएक्ट नहीं होंगे, ये सारे के सारे Cl माइनस अंदर प्रेजेंट हैं, ये रिएक्ट नहीं होंगे। आई होप ये वाली बात आप क्लियर हुई होगी। अगर ये वाली बात आपको क्लियर हुई है, वर्नर भैया द्वारा बताई गई बातें हम ध्यान से देखेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, समझ आ ही जाएंगी। हाँ, अब तो अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो गई है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो टाइप की वैलेंसी मेटल एटम एग्जिबिट कर रहा होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, याद रखें, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। जो अंदर स्पीसीज मौजूद होंगे उनको लिगेंड बोलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब लिगेंड है और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब एनायंस है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। बाहर वाले अंदर वाले भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एनायन तो लिगेंड तो नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लिगेंड वो अंदर ही मिलेंगे, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, केवल बाहर भी हो सकती है, केवल अंदर भी हो सकती है। प्राइमरी का मतलब एनायन से और सेकेंडरी का मतलब केवल लिगेंड से। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कितने एनायन अटैच्ड होंगे ताकि नेट चार्ज 0 मिल जाए, इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। 3+ है तो देखिए 3Cl- है, 3+ है तो कितने Cl- है, 3Cl- है। While secondary valency represents coordination number of central metal। हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइट। ये क्या इंडिकेट कर रही होगी? ये इंडिकेट कर रही होगी यार कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी जो एनायन बार आर आयोनाइजेबल, लेकिन लिगेंड तो अंदर ही होंगे, लिगेंड तो अंदर ही होंगे। वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज जो कि अंदर है लिगेंड, नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल तो है ही, साथ में ये एनायंस अगर बाहर है तो आयनिक इंटरेक्शन होगी। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। लेकिन लिगेंड अगर अंदर है, सेकेंडरी वैलेंसी अगर अंदर है, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे? ज्योमेट्री को तो डिसाइड कर रहे होंगे। हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, ज्योमेट्री को भी तो डिसाइड कर रहे होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो कि लिगेंड है, दीज आर डायरेक्शनल, दे डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे होंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी बनाकर दिखाऊंगा आपको। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। किसकी? COCl3। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बीच में ये वाला पेज भी है, इसके बाद चलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। COCl3.6 अमोनिया। ध्यान से देखना, प्राइमरी सेकेंडरी, मजा आ जाएगा आपको, दोनों वैलेंसी समझा दूंगा, ठीक है। वर्नर थ्योरी में इतना ही है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जान लिया, वर्नर थ्योरी में आपने महारत हासिल कर ली, ठीक है। इसका मतलब यही होगा। यहां देखिए, ये सेंट्रल मेटल है, हाँ ये सेंट्रल मेटल है, इसमें कोई डाउट नहीं, सेंट्रल मेटल है। और जो लिगेंड है, ये लिगेंड है, देखिए लिगेंड है, ये लिगेंड है। लिगेंड आर सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। लिगेंड क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी, पॉइंट नंबर 1। ये डायरेक्शनल है, हाँ ये डायरेक्शनल है। और जो आयंस बाहर प्रेजेंट, जो आयंस आयनिक स्पीसीज है, जो आयंस है, दीज आर प्राइमरी वैलेंसी। हाँ, ये आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये अंदर है, नॉन आयोनाइजेबल होंगे, जो एनायंस बाहर है, दीज आर आयोनाइजेबल। इसी के साथ वर्नर थ्योरी का अंत हुआ। और ज्यादा मार्क्स पाना चाहते हैं, कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट ना हो, तो सेकेंडरी वैलेंसी को तो आप सॉलिड लाइन से इंडिकेट कर देंगे क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है। 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया सॉलिड लाइन से इंडिकेट कर दो, थिक लाइन से इंडिकेट कर दो सेकेंडरी वैलेंसी को, थिक लाइन से इंडिकेट कर दो सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। और 3 Cl- बार है,
आयोनाइजेबल है, ये आयनिक इंटरेक्शन है, 3Cl माइनस बार है। इस प्रकार से डैश लाइन से इंडिकेट कर दो, हाँ ये आयोनाइजेबल हो जाएगी। इस प्रकार से वर्नर भैया ने ड्रॉ किया COCl3.6 अमोनिया को। चलिए आगे चलते हैं। COCl3.5 अमोनिया की बात कर ली जाए, इसमें कैनायन अंदर भी होगा, .5 अमोनिया। इसको हमने स्टाइलिश तरीके से ऐसे बना दिया था, CO और यहां देखना अमोनिया 5 है, तो भाई फिर एक Cl अंदर होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स्ड होती है, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है। पहले देखना 3Cl बाहर थे, अब Cl 2 ही बाहर रह पाएंगे, एक अंदर आ गया ना। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये फिक्स्ड है, एक ये वाली बात भी नोट कर लो। और जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये वेरिएबल है, ये वाली बात आप नोट कर लो, ये वेरिएबल है। क्लियर हुई बात? तो देखना ये जो एनायन है, ये एनायनिक लिगेंड है, ये जो एनायन है एनायनिक लिगेंड है, अंदर है तो लिगेंड है। ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को, हाँ लिगेंड की तरह काम कर रहा, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी ही, साथ में इसके प्लस चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करने में मदद कर रहा है। हाँ इसके साथ देखिए इस प्रकार से इंटरेक्शन में है कि CO3+ यहां से -1 और यहां से 2- नेट चार्ज हमें -3 मिल रहा है। क्लियर है? यानी ये यहां पर जो एनायनिक लिगेंड है, ये इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद कर रहा है। ये तो प्राइमरी वैलेंसी का काम होता है और लिगेंड की तरह भी ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब यार ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। एनायनिक लिगेंड कैन satisfy primary as well as secondary। एनायनिक लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो डॉटेड लाइन से बनाओगे, डैश लाइन से इनको बनाओगे, या फिर सॉलिड लाइन से आप इंडिकेट कर रहे हो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एनायनिक लिगेंड चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और देखिए लिगेंड के नंबर में तो इनको कंसिडर किया ही जाएगा। हाँ लिगेंड है भैया, क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वैसे केस में देखना ये वाला काम हम कर रहे होंगे। ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह Cl- काम कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर रहा है, एनायनिक लिगेंड दोनों की तरह काम कर रहा है। तो सॉलिड और डॉटेड या फिर डैश दोनों से इंडिकेट कर रहे होंगे इसको, ठीक है। और बाकी जो अमोनिया है कितने, तो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। Cl- के अलावा 5 अमोनिया है, इनको बना दो, 5 अमोनिया है, बना दो इनको। 2 Cl- बार है, ये तो प्योरली प्राइमरी वैलेंसी की तरह ही काम कर रहे हैं, आयोनाइजेबल है, तो इनको आप इस प्रकार से इंडिकेट कर दोगे। डैश से आप इंडिकेट करोगे, डॉटेड से ही आप इनको इंडिकेट कर रहे होंगे, तो Cl- बार है। इसी के साथ वर्नर थ्योरी का अंत हुआ, लेकिन ये बॉन्डिंग को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को, मैग्नेटिक बिहेवियर को, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे इसके लिमिटेशन लिख देंगे आप लोग, है ना, लिखने में माहिर हैं। कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, ज्योमेट्री, ठीक है, इनकी कंसिडरेशन वर्नर थ्योरी से नहीं की जा सकती है, सही प्रकार से नहीं की जा सकती। कई बच्चे बोलेंगे सर बॉन्डिंग की बात कर तो ली, अरे भैया ये हुलिया कंपाउंड का असली हुलिया नहीं होगा, ठीक है। तो कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, ये तमाम चीजें इसकी लिमिटेशन, ड्रॉबैक के अंदर हम काउंट कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे, यार माहिर है लिखने में तो, ठीक है। पेज भरकर आने हैं, पेज खाली छोड़ दिया तो भैया स्केल लगाकर देखेगा एग्जामिनर कितने पेज लिखे हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूं यार, काम की चीजें लिखे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसको भी आप बयां कर दो, अच्छी बात है। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे ज्यादा लिखने पर, अच्छा ही फील होता है। मेरे पास पेपर आता है, जिस स्टूडेंट ने ज्यादा लिखा हो तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया अच्छा लगा, टाइम है तो लिख दे, टाइम होगा आपके पास, पूरे मार्क्स लेकर आने, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे होंगे। वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन को दूर करने के लिए
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम अपनी किस्मत को आजमा रहे होंगे। इस थ्योरी में हम बात करेंगे मेटल एटम और आयन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pair for bonding। यहां पर जो बॉन्डिंग होगी इट अकर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, ठीक है, और इस प्रकार से ये अपनी ओरिएंटेशन को रख पाएंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी इनके कोरस्पॉन्डिंग मिल पाए, ठीक है। क्लियर ये बात है? तो सारी चीजें लिख देंगे आप लोग। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने यार नॉर्मल कंपाउंड्स के केस में जानी थी, उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंडेड रूप है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करें, इनर डी पार्टिसिपेट कर रहे हो, n-d पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगी, ठीक है। बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा हो, पेन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ nd, आउटर डी, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 in case of octahedral complexes। These complexes are called outer orbital complexes। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोल रहे होंगे। लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, आपको बता दूं, लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जल्दी जल्दी हमें देखना है, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कई बच्चे सोचेंगे सर ने काफी कुछ उड़ा दिया। अरे भैया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं उड़ाया है, जितना आपकी सिलेबस में सब बता रहा हूं। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद रखो, वीक फील्ड लिगेंड तो याद हो ही जाएंगे। ये देखिए F-Cl Br-I-, ये सारे क्या, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड तो यहां मेंशन किए ही हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बता दूं आपको, NH3Cn-CO etc. These are strong field ligand. These are strong field ligand. In presence of strong field ligand, in presence of strong field ligand, electrons of central metal, valence electrons of central metal are forced to pair up, against Hund's rule। ठीक है, ये वाली बात आप लोग याद रखें। कैसे? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कैसे? ये कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको ही बोलेंगे कोबाल्ट 3+ के केस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कोबाल्ट के वैलेंस है या फिर कोबाल्ट 3+ के हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल लिख ले। बस आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप बस क्या लिख ले, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आर फोर्स्ड टू पेयर अप। कौन से इलेक्ट्रॉन जब अप्रोच किया जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन देखिए इस प्रकार से अमोनिया आएगी बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, ये आप देखकर नहीं बता पाओगे किसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है किसका फील्ड वीक है। जो डोनर अच्छे हैं उनका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, कार्बन अच्छा डोनर है, इनका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब ये आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, वन साइडेड शेयरिंग करने के लिए, तो भैया ये उछलकर रिपल्शन की वजह से अंदर चले जाएंगे, ये वाले 2 डिब्बे खाली हो जाएंगे और अमोनिया यहां देखिए बिंदास 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना ले इस प्रकार से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, अंदर वाले डी यूटिलाइज हो जाए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए। इसे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे होंगे, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे होंगे। और ऐसा कुछ हो जाए COF6 3- का केस,
या तो भैया फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन ये है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन माइनस आएगा तो ये उछलकर तो अंदर जाएंगे नहीं, जैसे पहले हो गया था वैसा सीन तो यहां होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उछलकर अंदर चले गए थे, मतलब इन 2 डिब्बों से यहां चले गए थे, वैसा सीन तो यहां होगा नहीं, वैसा सीन तो यहां होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो है नहीं, ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है ये। तो फिर 3D के बाद 4s 4p 4d ये डिब्बे खाली है, यहां पर ही बॉन्डिंग होगी। 6 फ्लोरीन माइनस, इनके साथ यार वन साइडेड देखना शेयरिंग कर रहा हो, वन साइडेड शेयरिंग कर रहा हो बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप क्या बोल दोगे, इस प्रकार से आप बोल दोगे कि यहां sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही, बाहर वाले डी यूटिलाइज हुए हैं, एनडी यूटिलाइज हुआ है, तो d2 sp3 नहीं है, sp3d2, इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, ठीक है। अंदर वाले डी यूटिलाइज हुए तो ऐसे केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमने बोल दिया इसको, इनर ऑर्बिटल, और ये ऑक्टाहेड्रल में ये वाली पॉसिबिलिटी अराइज होती है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का ये वाला फॉर्मूला मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप मैग्नेटिक मूवमेंट को लिख पाएंगे, 0 होगी। डायमैग्नेटिक का केस होगा ये, डायमैग्नेटिक का केस होगा ये, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही, डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक का केस होगा। और यहां देखिए अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट मिलते हैं, पेयरिंग नहीं होती है, F- के आने से ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाएंगे और अंदर नहीं जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी, तो ऐसे केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें 4 मिल रहे होंगे। पैरामैग्नेटिक का केस होगा, पैरामैग्नेटिक का शानदार केस होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आप यहां से निकाल लोगे, n की वैल्यू को 4 डाल दो, यहां से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी के साथ आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली आप लोग यहां पर यार इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पर कमेंट कर पाएंगे। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और ये देखिए Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दो, ठीक है, यहां पेयरिंग नहीं होगी, यहां पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और यहां देखिए पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी इस प्रकार से, अंदर वाला डी यूटिलाइज हो जाएगा, d2 sp3, यहां देखिए sp3d2, यहां देखिए sp3d2, ठीक है। तो इस प्रकार से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की हमने बात कर ली है। एक और बात, जब हाइब्रिडाइजेशन आपको इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जब आप वन साइडेड शेयरिंग को कंसिडर कर रहे हो, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर आप सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल से कर रहे हो, तो अगर ये वाले ऑर्बिटल एक केस 3p यूटिलाइज होता हुआ मिल रहा हो तो ऐसे केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, जानते हो ना आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को इस प्रकार से। और अगर आप लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाले ऑर्बिटल की इंटरेक्शन मिल रही है सेंट्रल मेटल के, ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, तो ऐसे केस में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी ऐसे केस में। और ऑक्टाहेड्रल में तो 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, या तो sp3d2 होगा या फिर d2 sp3 होगा, 2 पॉसिबिलिटी मिलती है। ये केस होगा ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें पॉलीहेड्रन ऐसे मिलता है, क्लियर हुई बात, ऐसी अरेंजमेंट मिलती है। ये आउटर ऑर्बिटल का केस होगा, ये इनर ऑर्बिटल का केस होगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस होगा, इनर डी यूटिलाइज हुआ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस होगा। चले आगे, इतना सब कुछ आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी
और स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आइडिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिल सकता है। इसके अलावा कलर का आइडिया भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिल सकता। तो ये सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन होगी। स्टेबिलिटी, कलर, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, हाँ, इन सभी टाइप के लिगेंड का आइडिया हमें नहीं मिलता है। तो ये आइडिया हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मिलता है। और लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ को एक शानदार सीरीज के अंदर सजोया गया है। उस सीरीज को याद तो नहीं करना, उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला गया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसमें लिगेंड्स आर अरेंज्ड, लिगेंड्स आर अरेंज्ड in increasing order of field strength। फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को अरेंज किया जाए तो सीरीज मिलती है। जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उस सीरीज को क्या बोलते हैं? सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। याद नहीं करना, बस आप ये याद रखें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपसे पूछी जाए, अगर आपसे डेफिनेशन की उम्मीद की जाए तो आप लोग यार ये बिंदास डेफिनेशन आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बता सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें स्प्लिटिंग को अंडरस्टैंड करना है। यहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप की बात नहीं करनी है। यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करनी है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पर बेस्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑर्बिटल ओवरलैप पर तो ये बेस्ड है कि नहीं। स्प्लिटिंग पैटर्न को हमें इमेजिन करना है। 5d ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये जो 5d ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से स्प्लिट हो रहे होंगे। आपको बता दूं, एक्सिस के अलोंग जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये dx² - y² और dz² होते हैं। एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर जो डी ऑर्बिटल होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल होते हैं ये एक्स वाई एक्सिस पे प्रेजेंट जो ऑर्बिटल है ये dx² - y² है। और जेड एक्सिस पर प्रेजेंट ऑर्बिटल dz² होता है। जेड एक्सिस पर प्रेजेंट ऑर्बिटल dz² होता है, या लोब प्लस रिंग होती है। आई होप ये वाली बातें तो आपको क्लियर होंगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एक्सिस के अलोंग ही हमें अप्रोच करना है। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में dx² - y² dz² की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और dxy dyz dzx, dxy dyz dzx, ठीक है, ये हमें 3d ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर मिलते हैं। क्लियर हुई बात? और इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे? बैरी सेंटर बोल देंगे। इस सेंटर को एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। जब स्फेरिकली लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे तो जहां जो एनर्जी मिल रही होगी डी ऑर्बिटल्स की, इसको हम बोल देंगे बैरी सेंटर। क्या बोल देंगे? इसको हम बैरी सेंटर बोल देंगे। और इसको डेल्टा ओ से इंडिकेट किया, इस एनर्जी को डेल्टा ओ से इंडिकेट किया गया है। इससे ऊपर जो एनर्जी होगी, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी जो एनर्जी होगी, इसको 3/5 प्लस 3/5 इंटू डेल्टा ओ से इंडिकेट किया जाता है। और नीचे यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी जो एनर्जी होगी, इसको इंडिकेट किया जाएगा -2/5 डेल्टा ओ से। लोअर एनर्जी साइड है तो माइनस साइन, ये हाई एनर्जी साइड है तो प्लस साइन। हाँ, ऐसा ही होगा। इसे T2G बोला जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल को T2G और हाइयर एनर्जी लेवल को EG बोला जाएगा। एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, अगर एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की यहां पर बात करनी है, तो ध्यान से देखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे, प्लस 3/5 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG माइनस 2/5 इंटू डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन हो रही होगी। या मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 डिब्बे हैं, या मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 डिब्बे हैं। या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब आप
4 पुट करते हैं या जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, 6 पुट करते हैं, तब जाकर CFSE की वैल्यू 0 मिलती है। मतलब इस एवरेज एनर्जी को हमने 0 मान लिया और इससे ज्यादा इसके कंपैरिजन में कितनी एनर्जी होगी, यहां जब इलेक्ट्रॉन होंगे +3/5 होगी, और इससे कम कितनी एनर्जी होगी जब यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए -2/5 मान लिया, जब ये +3/5 है तो -2/5 है। ओवरऑल वैल्यू आप निकालेंगे तो इस +3/5 इंटू डेल्टा ओ को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि इजी में होंगे। -2/5 इंटू डेल्टा ओ को हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो T2G में प्रेजेंट इससे मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आप पुट कर रहे होंगे तो आपको CFSE की वैल्यू 0 मिल जाएगी। मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, यहां से हमें आइडिया मिल रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, किस केस में पेयरिंग होगी, किस केस में पेयरिंग नहीं होगी। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात यहां से भी की जा सकती है। हमें ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 डिब्बे यहां मिलते हैं, EG लेवल हमें यहां मिलता है और T2G लेवल हमें यहां मिलता है। जिस भी रीजन की वजह से मिलता है वो रीजन मैंने आपको बता दिया, एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया जाएगा और एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल मिलते हैं ये dx² -y² और dz² मिलते हैं। यहां dxy dyz dzx ये वाले d ऑर्बिटल, ये लोअर एनर्जी साइड हमें मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी कुछ ऐसा होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बाद 4था इलेक्ट्रॉन हमें भरना होगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, 4th इलेक्ट्रॉन या तो यहां जाए या फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। दिस एनर्जी गैप इज डेल्टा ओ, वी नो दैट दिस एनर्जी गैप इज डेल्टा ओ। If this energy gap is very large, if large splitting takes place, then 4th electron goes to T2G। अगर ये गैप ज्यादा है तो भैया अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्यों इंक्रीज करना चाहेगा, वह इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। If this energy gap is small, lesser splitting takes place, then electron can also enter into इजी। इलेक्ट्रॉन इजी में एंटर कर सकता है अगर ये एनर्जी गैप कम हुआ। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेल्टा ओ लार्ज तब होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं कब डेल्टा ओ लार्ज होगा, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और डेल्टा ओ स्मॉल कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड इस डेल्टा ओ से ही चेक किया गया है। जब ज्यादा है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कम है स्प्लिटिंग कम हुई, मतलब वीक फील्ड लिगेंड का केस है। और ये वैल्यू प्रिसाइजली कैलकुलेट भी की गई है, तो इसके बारे में प्रैक्टिकल डेटा के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए ये वाली बात क्लियर हुई तो अच्छी बात है। जब ये 4था इलेक्ट्रॉन यहां एंटर होगा तो पेयरिंग की वजह से कुछ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन यहां एंटर हो रहा है तो यहां कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी भैया। इस एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं इस एनर्जी को। क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई, इस गैप से ज्यादा हुई, इफ पेयरिंग एनर्जी P इज मोर देन दिस गैप डेल्टा O, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, इस गैप से भी ज्यादा एनर्जी लग रही, तो भैया इलेक्ट्रॉन यहां क्यों जाएगा? इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू। ठीक है, देन 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू, यह एनर्जी ज्यादा लग रही है, वहां चला जाए, कोई टेंशन नहीं है, इजी। और अगर ऐसा है पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा ओ से, पेयरिंग एनर्जी कम है, गैप जो है ये ज्यादा है, यहां जो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए ये कम है, तो ऐसे केस में 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू T2G एंड पेयरिंग टेक्स प्लेस। हाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी तभी पेयरिंग होगी। पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, इसको यहां भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रकार की जो स्प्लिटिंग है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी होती है, लेकिन खास बात यह है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो एक्सिस के बीच में अप्रोच करना होगा।
एक्सिस के बीच में अप्रोच करना होगा, और एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं, दीज ऑर्बिटल आर dxy, dyz, dzx। मतलब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग आप इस प्रकार से देखेंगे, इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच नहीं किया, बीच अप्रोच किया। बीच अप्रोच किया तो जो ऑर्बिटल बीच में उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब T2 ऊपर मिलेगा, T2 ऊपर मिलेगा और E नीचे मिलेगा, ठीक है ना। T2 ऊपर मिलेगा, 3 ऑर्बिटल का सेट ऊपर मिलेगा। इस बार एक्सिस के बीच से अप्रोच किया गया है, 3 ऑर्बिटल का सेट ऊपर मिलेगा। सारी कहानी, सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और E हमें कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा। पहले 3/5 ऊपर था, अब सिचुएशन ही चेंज हो गई है, सिचुएशन ही चेंज हो गई है। अब 3/5 कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा। पहले 2/5 नीचे था, अब कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा। पहले इस गैप को डेल्टा O बोला गया था, अब इस गैप को क्या बोला जाएगा? डेल्टा T बोला जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस है। और टेट्राहेड्रल के केस में आपको बता दूं, लेसर स्प्लिटिंग हुई है। टेट्राहेड्रल के केस में लेसर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, लेसर स्प्लिटिंग हुई है। क्यों? नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर लेस, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, तो कम स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल में। तो जो गैप है, ये जो डेल्टा टी जो गैप है, ये लेस है। अगर ये गैप कम होगा तो फिर पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। देखिए, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर गैप कम है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर ये गैप कम होगा तो ऑलवेज थर्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू T2, हाँ T2 में जाएगा। यहां कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। यहां पेयरिंग जो है ये आसान नहीं, क्योंकि पेयरिंग इज नॉट इजी, पेयरिंग इज नॉट सो इजी। इस केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाना चाहेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। इतना आपको आता है तो भैया पेपर में फोड़ कर आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो डर था आपका कि जल्दी जल्दी, मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। एनसीईआरटी बुक में सोल्व्ड क्वेश्चन एग्जांपल्स अगर आप रीड करके चले जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखकर चले जाएंगे, इतना मुझे लगता है सफिशिएंट होगा और आप धूम मचा कर आएंगे यार पेपर में। फिलहाल तो यार हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ऊपर ऊपर से अच्छे से ब्रश अप कर लिया है। डिटेल में, इन डेप्थ, हायर लेवल की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको सिखा रहा हूं। एक बार अपने बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो जाइए, उसके बाद सीखेंगे यार, है ना। खूब सारी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, और डिटेल में लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और देखना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें और आएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 10% से भी कम है। हाँ, इतना ही बोर्ड के सिलेबस में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो फोड़ कर आना है। ये लास्ट वन शॉट वीडियो था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को फिनिश कर लिया है। इसके बाद दुआएं हैं भैया, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, प्यारे प्यारे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए। खूब सारी मेहनत की है, इनकी मेहनत रंग लाए, इनकी मेहनत इनके काम आए। दुआएं होंगी और बेस्ट विशेस यार मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय 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 बाय। एग्जाम के बाद मिलते हैं, ठीक है, बड़ी सी स्माइल के साथ।